तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने इतिहास ऑप्शनल को शुरू किया हुआ है और प्राचीन इतिहास से हम लोगों ने कक्षा को प्रारंभ किया है। जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो था प्राचीन भारत का इतिहास लेखन, जिसके तहत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो प्रचलित दृष्टिकोण है उन दृष्टिकोणों पर हम लोगों का अध्ययन चल रहा है, अलग अलग दृष्टिकोण। और मैंने आप लोगों से बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मुख्यतः 5 दृष्टिकोणों का अहम रोल है, या कहिए कुल 5 दृष्टिकोण आते हैं। उन 5 दृष्टिकोणों में 3 दृष्टिकोणों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। कौन कौन से दृष्टिकोण? पहला था प्राच्यवादी, जिसे ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं हम लोग। दूसरा था उपयोगितावादी, और तीसरा रहा राष्ट्रवादी। ध्यान रखें, राष्ट्रवादी। क्योंकि ये जो दोनों दृष्टिकोण रहे, इन दोनों दृष्टिकोणों में जो प्रमुख रहे वो रहे ब्रिटिश इतिहासकार। इसीलिए इस दृष्टिकोण को साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भी कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। दोनों दृष्टिकोणों को बेसिकली प्राच्यवादी और उपयोगितावादी। क्योंकि उपयोगितावादी प्राच्यवादी के बाद आता है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों में इनकी पकड़ मजबूत होती है, इसलिए कई बार हम सिर्फ उपयोगितावादी दृष्टिकोण को ही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। लेकिन जो प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट अप्रोच था, इसका भी ध्येय यही था, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण इसी प्रकार से समझना चाह रहा था। 2 दृष्टिकोण और बचे हुए हैं। एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसकी चर्चा आप लोग खूब सुनते होंगे डिबेट्स में। कई सारे इतिहासकारों के ऊपर यह आरोपण भी होता है कि मार्क्सवादी इतिहासकार है, वामपंथी इतिहासकार है, इसलिए कई सारे इतिहास के जो उनके तथ्य हैं या कॉन्सेप्ट है उसे लोग इनकार कर देते हैं, नकार देते हैं। फिर एक दृष्टिकोण आता है मार्क्सवादी के बाद, जिसे समकालीन ऐतिहासिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है, वह है संशोधनवादी दृष्टिकोण। कोशिश हमारी होगी कि आज हम लोग दोनों दृष्टिकोणों को समझ लें। पहले हेडिंग डाल लीजिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण, समझ लीजिए, उसके बाद में नोट करवा देता हूं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, हेडिंग डाल लीजिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये किस बात पे जोर देता है थोड़ा सा समझिए, फिर लिखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो बेसिकली इतिहास में हम लोग उन परिवर्तनों को समझने का प्रयास करते हैं जो चेंजेस होते चले जाते हैं समय के साथ। तो इतिहास का अध्ययन बेसिकली किस चीज पे जोर देता है? परिवर्तनों को समझने का, परिवर्तनों को समझने का। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में तो यही है, जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को समझने का। इससे पहले भी हम लोगों ने इतिहास पढ़ा तो आप लोग वहां माइंड आप लोगों का करेक्ट नहीं किया होगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं किए होंगे कि एक्चुअल में जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो क्या चल रहा है, ये चेंजेस हो रहे हैं, किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं इतिहास में। देखिए थोड़ा सा एग्जांपल समझिए, ये हम बदलाव कैसे समझ सकते हैं। पहले शुरू होता है पाषाण काल। पाषाण काल में भी कई भागों में बांट देते हैं, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाषाण काल से आगे जब बढ़ता है मानव, तो पहुंच जाता है सभ्यता के काल में और आ जाता है हड़प्पा सभ्यता। और इसमें भी हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल, है ना, अलग अलग चीजें। पहले पत्थर, उसके बाद तांबे का प्रयोग होता है, कांस्य पाषाण काल, कांस्य का प्रयोग शुरू हो जाता है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का दौर आता है, सभ्यता। इसके बाद हम लोग हड़प्पा एवं वैदिक सभ्यता दोनों एक साथ लिखे, वैदिक सभ्यता में हम लोग आते हैं। इसके बाद हम लोग पता है कि फिर जनपद, महाजनपद, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जन से बना जनपद, फिर जनपद से आगे बढ़ा महाजनपद। फिर इसके बाद साम्राज्य का दौर आ गया, है ना, मगध साम्राज्य। फिर चक्रवर्ती साम्राज्य आ गया, चक्रवर्ती साम्राज्य। तो ये चीजें क्या हो रही है? ये चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पाषाण काल से किस प्रकार से कौन सी चीजों ने परिवर्तित किया कि लोग सभ्यता के दौर में पहुंच गए, और सभ्यता से फिर हम लोग जन में पहुंचते हैं। क्या क्या चीजें बदलाव हुई, जन से जनपद कैसे हुआ, जनपद से महाजनपद, फिर साम्राज्य के रूप में कैसे आता है, फिर चक्रवर्ती साम्राज्य के रूप में किस प्रकार से आता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इतिहास में चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। किस काल में? प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। जब हम लोग मध्यकाल में जाएंगे तो वहां भी हमें कुछ ऐसे ही बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे साम्राज्य बन चुका है, उन साम्राज्यों में कई प्रकार के बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग आधुनिक इतिहास में आते हैं तो वहां भी बदलाव होता है, कॉलोनी आता है, उपनिवेश, फिर साम्राज्य आता है। विश्व इतिहास में जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के पटल पे तो हम लोग देखते हैं वाणिज्यवाद, है ना, नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, इसी प्रकार से राष्ट्रवाद जैसी चीजें सामने आती हैं हम लोगों की। तो इतिहास के हर कालखंड में
चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, और इतिहास का अध्ययन बेसिकली इन्हीं बदलावों को समझने का क्रम है। अगर इन बदलावों को आप समझ जाते हैं, इन परिवर्तनों को आप समझ जाते हैं, तो आपके इतिहास पे एक बेहतरीन पकड़ मानी जाएगी कि आप इतिहास को बेहतर तरीके से समझें। इतिहास एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस इन चेंजेस को समझना है, इन बदलावों को समझना है। इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास तिथियों को रटने का विषय नहीं है कि आप तिथि रट जाइए, नाम रट जाइए। एक्चुअल में इतिहास इस चेंजेस को समझने का विषय। ये समझ आधारित है, ये सारे चेंजेस वैज्ञानिक तरीके से बदलाव की तरफ आगे बढ़ती है। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि इतिहास एक्चुअली, अगर हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि विज्ञान है, लेकिन विज्ञान का कुछ न कुछ तो पुट इसके अंदर है। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास एक्चुअल में क्या है, जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसे समझना है। और मार्क्स कहता है कि यदि हमें बदलावों को समझना है तो उसके लिए हमें उत्पादन के साधन को पहले समझना होगा, फिर उत्पादन के साधन के बेस पर, आधार पे हम इतिहास में हुए बदलाव को समझ सकते हैं। तो बदलाव को समझने के लिए मार्क्स ने एक आधार दिया, एक बेस दिया, और वह बेस देता है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन, और इसी को मार्क्स बोलता है, उत्पादन के साधन को, आर्थिक ढांचा। आर्थिक ढांचा, और मार्क्स कहता है यह जो आर्थिक ढांचा है ना, यही बेस है, न्यू है, इसी को बोलता है बेस है, मूल ढांचा है, इसे बोलते हैं हम लोग को मूल ढांचा। अब मार्क्स कहता है कि यदि आपको इतिहास में चेंजेस को समझना है तो पहले मूल ढांचा को समझिए, और मूल ढांचे को जो पकड़ लेते हैं, आर्थिक ढांचे को, तो आपको सारे चेंजेस बहुत इजी वे में नजर आने लगेंगे, आप चेंजेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मार्क्स कहता है कि ये जो मूल ढांचा है ना, इसी से सारी चीजें बदलती हैं। वो बोलता है राजनीतिक जो ढांचा है, या आर्थिक ढांचा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, बोलता है ये जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है, ये एक्चुअल में ऊपरी ढांचा है। ऊपरी ढांचा है, मार्क्स कहता है। ऊपरी ढांचा समझ रहे हैं ना? ढांचा का मतलब न्यू, बेस। जब हम मकान बनाते हैं तो न्यू डालते हैं, उस न्यू के आधार पर ऊपरी ढांचा तैयार होते हैं। न्यू जितना मजबूत होगा, ऊपरी ढांचा तैयार कर दिया। बुर्ज खलीफा, न्यू कितना मजबूत होगा, सोचिए बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा तन गया। तो बेस सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस कमजोर होगा तो ढह जाएगा। मार्क्स बोलता है कि अगर इतिहास के चेंजेस को समझना है तो पहले उस बेस को पकड़ लीजिए, और मार्क्स बताता है वो बेस है आर्थिक ढांचा, इसे बोलते हैं उत्पादन के साधन। अब बोलता है अब इस बेस को समझ करके आप इतिहास के सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना और जो है कि सांस्कृतिक संरचना में चेंजेस को समझ सकते हैं। भारत में जो मार्क्सवादी इतिहासकार है वो मार्क्स के इस विचार से प्रभावित रहे। साथ ही नौ मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट आता है कि सिर्फ मूल ढांचे से ही ऊपरी ढांचा प्रभावित नहीं होता, बल्कि ऊपरी ढांचे से मूल ढांचा भी प्रभावित होता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये नौ मार्क्सवादियों का विचार है, और भारतीय इतिहासकारों ने इस चीज को भी अपना लिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ आर्थिक ढांचा ही ऊपरी ढांचे को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचे को प्रभावित करता है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर इन बदलावों को समझना है तो मार्क्स ने क्या बोला, आर्थिक ढांचा, जिसे बोल दिया ये बेस है, यही मूल ढांचा है, इसी के बेस बदलाव समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तो मान लीजिए आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दो बेटे हैं। एक बेटा सरकारी नौकरी पा गया, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतरीन हो गई, यानी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, उसके पास एक फिक्स सैलरी आ रही है, 1-2 लाख रुपए, और उसका दूसरा बेटा बेरोजगार है, घर पे बैठा हुआ है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति रोजगार युक्त है उसकी सामाजिक स्थिति क्या है उस गांव में, उस घर में, तो आप पाएंगे कि बेहतर है। किससे? वह व्यक्ति जो उसका भाई बेरोजगार बैठा हुआ है। रोजगार युक्त जब बेटा आता है तो उसके लिए बेहतरीन तरीके से सेवा सद्भाव होता है, इज्जत से बात किया जाता है, प्यार से लोग पेश आते हैं, खूब इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। गांव में जाता है, आसपास मोहल्ले में, वहां भी सम्मान मिलता है। लेकिन उसी का दूसरा बेटा जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसी घर में वह कहीं न कहीं सम्मान से वंचित हो जा रहा है, उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसे अच्छे तरीके से बात नहीं किया जा रहा है, उसे बोझ माना जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से उसकी जो सामाजिक स्थिति है बेस्ट हो गई, और वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो उसकी सामाजिक स्थिति भी खराब हो गई। मार्क्स यही कहता है कि व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति ये तय करता है उसकी आर्थिक स्थिति, जिसे वो मूल ढांचा बताता है।
और कहता है अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आपकी राजनीतिक स्थिति भी सही होगी, सामाजिक स्थिति भी सही होगी, सांस्कृतिक स्थिति भी सही होगी, बाकी के अन्य जो संरचनाएं आ सकती हैं, शैक्षणिक और बाकी चीजें, वो सब सही होंगी। मार्क्स ये कहता है, और कई हद तक ये बातें सही मानी जाती हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। आप इसे उदाहरण के तौर पे अपने आसपास समाज में चल रही चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन जो नौ मार्क्सवादी विचारक हैं ना, वो बोलते हैं कि ठीक है, ये तो बात सही है कि मूल ढांचा ही ऊपरी ढांचे को तय करता है, उसकी प्रकृति को निश्चित करता है। लेकिन नौ मार्क्सवादी विचारक बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये तो सही है, लेकिन ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचे को प्रभावित करता है। अभी इसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी किसी विधायक या सांसद का बहुत ही करीबी है, विधायक और सांसद से बहुत अच्छी पकड़ है उसकी। तो विधायक और सांसद यानी राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक रूप से वो देखा जाए तो स्ट्रांग है, वो सीधे जाकर के अमित शाह से मिल रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सीधे जाकर के नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। तो कहते हैं कि राजनीतिक जो स्थिति है ना उसका, उसके आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगी। अगर वह अमित शाह, नरेंद्र मोदी या किसी मजबूत विधायक सांसद से मिल रहा है तो विधायक और सांसद उसे कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि जाओ तुम काम कराओ, पैसा कमाओ। तो राजनीतिक स्थिति सही होने की वजह से उसको लाभ कहां मिल जा रहा है? आर्थिक स्थिति में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि राजनीतिक रूप से वह मजबूत स्थिति में है। इस वजह से उसको कई सारे ठेके मिल जा रहे हैं, बहुत सारे काम मिल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह राजनीतिक रूप से मजबूत है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति किसको प्रभावित कर रहा है? आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। नौ मार्क्सवादी लेखकों ने यही कहा कि जो दोनों ढांचे हैं ना, मूल ढांचे और ऊपरी ढांचे, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इसी आधार पे भारत में जो मार्क्सवादी इतिहासकार रहे, उन्होंने भारतीय इतिहास के चेंजेस को समझने का प्रयास किया। यही है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब इसे थोड़ा सा पॉइंट में लिखते जाइए, उम्मीद है ये चीजें आप समझ पाए होंगे। आइए देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण हेडिंग होगा, थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, इस दृष्टिकोण में इतिहास के परिवर्तनों की व्याख्या मार्क्स द्वारा प्रतिपादिक मूल ढांचे एवं ऊपरी ढांचे के संबंधों के आधार पर प्रतिपादित किया। फर्स्ट पॉइंट, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास में चेंजेस की व्याख्या मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचा और ऊपरी ढांचा का जो संबंध है उस संबंध के आधार पर इन्होंने प्रतिपादित किया, और यही वजह रहा कि इन्हें मार्क्सवादी इतिहासकार कहा गया। भारत में मार्क्सवादी इतिहास के दृष्टिकोण की जो शुरुआत की गई प्राचीन इतिहास में, वो डी कौशाम्बी के द्वारा शुरू किया गया। तो लिखिए, भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत डी कौशाम्बी ने रखा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो 1956 में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो 1956 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पहली बार इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय इतिहास को लिखा। उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डी कौशाम्बी साहब। 1956 में यह पुस्तक
प्रकाशित हुई थी। इसके बाद फिर कई सारे इतिहासकार हैं। इसके अलावा लिख लीजिए, इसके बाद नाम सुने होंगे आप लोग, R.S. शर्मा। एनसीईआरटी की किताब पहले आती थी R.S. शर्मा की, बेहतरीन बुक मानी जाती थी और इन्हें भी मार्क्सवादी इतिहासकार कहा जाता है, अलग तरीके से चेंजेस को देखते हैं। तो R.S. शर्मा आते हैं। इसके अलावा अभी भी पढ़ना होता है आप लोगों को R.S. शर्मा, ध्यान रखें। इसके अलावा D.N. झा का नाम आप सुने होंगे। इलाहाबाद में D.N. झा हॉस्टल है, ये पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे, फिर उसके बाद शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से DU में भी ये जुड़े। इसके अलावा एक नाम है VNS यादव आदि कर लीजिए, आदि। इन्होंने जो इतिहास लिखी वो इसी दृष्टिकोण का आधार पर लिखा। चेंजेस की व्याख्या में मूल ढांचा और ऊपरी ढांचे के संबंधों को उन्होंने इंगित किया और उसी बेस पे इन्होंने इतिहास की व्याख्या की, प्राचीन इतिहास। बड़ी रिलेवेंस व्याख्या मानी जाती है सारी चीजें। यहां तक तो हो गया। अब आइए थोड़ा सा लिखिए। अब यहां जो मूल ढांचा और उसको है, थोड़ा सा व्याख्या कर लीजिए इसका। तो व्याख्या लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए व्याख्या। थोड़ा सा मैं लिखवा दूं ताकि आप लोगों को दिमाग में ये चीजें बनी रहे, भूलने ना पाए। ये मेंस में आता है ये लिखने के लिए, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा माइंड को खोल लीजिए। एक्चुअल में ये जो पूरी क्लास होने वाली है पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस रहेंगे। मुख्य परीक्षा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस। मैं आगे चल करके कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा तो और आपकी बुद्धि खुलेगी, ध्यान रखिएगा। तो व्याख्या लिखिए कि लिखिए मार्क्सवादी लेखकों ने इतिहास की एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने इतिहास में आर्थिक ढांचा को बोलते हैं उत्पादन के साधन। तो ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लीजिएगा उत्पादन के साधन। आर्थिक ढांचा को विशेष महत्व दिया तथा यह दर्शाया कि यही मूल ढांचा होता है और मूल ढांचा ऊपरी ढांचा में परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करता है। समझ पा रहे हैं ना? अभी मैं समझा दूंगा, फिर प्रस्तुत मैं एक डायग्राम बनवा दूंगा तो ये सारी चीजें एक डायग्राम में समाहित हो जाएगी। बस आप लिख लीजिए उस शब्दों में, ताकि अगर कहीं लिखना हो तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम लोगों ने क्या लिखा? मूल ढांचा होता है और मूल ढांचा ऊपरी ढांचा में परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करता है। कॉमा लगाइए। बदले में ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचे को प्रभावित करता है। अतः उनके विचार में, यानी मार्क्सवादी लेखकों के विचार में मूल ढांचा एवं ऊपरी ढांचे के बीच परस्पर संबंधों के आधार पर इतिहास की व्याख्या की जानी चाहिए। क्लियर है? थोड़ा एक डायग्राम बनाइए। मूल ढांचा, ये मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा है उत्पादन के साधन। इसी को बोल दिया जाता है आर्थिक ढांचा।
आर्थिक ढांचा या संरचना, एक हो गया मूल ढांचा। अब देखिए इसके ऊपर ऐसे तीर मारिए और यहां लिखिए ऊपरी ढांचा। ऊपरी ढांचा, ऊपरी ढांचा क्या है? ऊपरी ढांचे में आएगा आपका राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संरचना, दूसरा सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, तीसरा सांस्कृतिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, राइट, ये चीजें। अब देखिए मार्क्स क्या बोलता है कि ये जो मूल ढांचा है ना, इसी से निर्धारित होता है ऊपरी ढांचा। यानी उत्पादन के साधन पे जिसका अधिकार होगा वही राजनीति पे भी सर्वश्रेष्ठ होगा, राजनीति पे भी अधिकार करेगा। जिसका उत्पादन के साधन पे अधिकार है वही राजनीतिक रूप से भी सबसे उच्च होगा। यानी उस समय अगर उत्पादन के साधनों पर राजाओं का शासन होता था, अधिकार होता था, इसी वजह से वो राजा थे, निरंकुश थे या जैसे भी राजा रहे, यही कहने का मतलब है। तो ये बताता है कि जो ऊपरी ढांचा है यह मूल ढांचे से निर्धारित होता है। और मैंने बताया कि 9 मार्क्सवादी बोले कि ये तो ठीक है, बेस तो है, लेकिन ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचे को प्रभावित करता है, जिसे मैंने लिखवा दिया। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि राजनीतिक रूप से अगर आप सशक्त हैं, नरेंद्र मोदी के बगल में बैठते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी मजबूत होगी। आपको कई सारे काम ठेके वगैरह मिल जाएंगे जहां से आप खूब पैसा कमा सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, फॉर करंट एग्जाम्पल दिया जाए अडानी, तो आप राजनीतिक रूप से भी बड़ी मजबूत होंगे। अडानी नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, ढेर सारे ठेके उनको दिए जा रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो, तो उनकी राजनीतिक स्थिति नरेंद्र मोदी के बगल में बैठने की है, बैठे नरेंद्र मोदी के बगल में, राजनीतिक रूप से स्ट्रांग है। क्योंकि जो सरकार होती है जितने भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं उस पर अलग तरीके से कंट्रोल करती है वो, भले ही आज ओपन जो एक इकोनॉमी अपना लिया गया, लेकिन फिर भी जो उद्योगपति उनको एक अलग तरीके से सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, कहने का मतलब ये क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एक्चुअल में जो लेक्चर जा रहा है ना, ये यूट्यूब में इस प्रकार के लेक्चर आपको कहीं मिलेंगे नहीं। जैसे मैंने इतिहास पढ़ाया पहले, और इतिहास को खूब कॉपी किया गया, बड़े बड़े संस्थानों में कॉपी किया गया, और फिर उस तरीके से इतिहास हमारे सामने आने लगा। एक क्रमबद्धता जो मैं विशेष तौर पर फोकस करता हूं, क्योंकि चेंजेस को समझने के लिए आपके पास एक सीक्वेंस में चलना जरूरी होता है। आपको बिना सीक्वेंस में चले हुए आप चेंजेस को नहीं समझ पाएंगे, उस बदलाव को आप नहीं समझ पाएंगे। इतिहास को समझना है तो चेंजेस को समझना होगा, और चेंजेस को समझने के लिए आपको क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ना होगा। पहले प्राचीन इतिहास जो पढ़ाते थे लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वैदिक काल पढ़ा दिए, कभी कभी मौर्य काल पढ़ा दिए, लेकिन एक्चुअल में बदलाव नहीं दर्शाते थे। वहां पे क्या चलता था? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट चलता था। वैदिक काल में ये इस तरीके से। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो जो क्रमबद्धता के साथ मैंने शुरू किया और जो चेंजेस में दिखाना शुरू किया, खूब कॉपी हुआ, जो कि सारी वीडियो मेरी पब्लिक थी। बड़े बड़े संस्थानों में आज जिसके पास 24-24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहां के टीचर हमारे नोट्स को उन्होंने पढ़ा है। कई सारे टीचर हमारे यहाँ एडमिशन भी लिए हैं और वो पढ़ा भी रहे हैं। तो वो सारी चीजें एक अलग वे में था। अब देखिए इतिहास में एक दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिकली मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप खोज लीजिए पूरे यूट्यूब में कहीं भी, अगर इस प्रकार के लेक्चर मिल जाए मुझसे पहले, तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं पूरा फ्री कर दूंगा, पूरी क्लास ही फ्री कर दूंगा। तो चीज़ों को समझिए, अगर कोई चीज़ आपको दिया जा रहा है तो कितनी मेहनत से वो चीज़ें हासिल की जा रही हैं और किस वे में फ्रेमिंग किया गया है, ताकि आपको समझ में आसान हो जाए, तो उसे भी समझने का प्रयास करिए। तो आप इस लेक्चर की वैल्यू थोड़ा कर पाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कोई मतलब है नहीं, तो पढ़िए, ये काम आएगा, आपको बहुत जगह काम आएगा। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% काम आएगा ही आएगा। तो ये हो गया ना, व्याख्या हो गया। अब आइए इनका क्या योगदान रहा मार्क्सवादी इतिहासकारों का। हेडिंग डाल लीजिए योगदान। क्या योगदान था? देखिए, जब ये उत्पादन के साधन को मूल ढांचा मान लेते हैं, बताते हैं राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना ऊपरी ढांचा है, तो कहीं न कहीं वो सामाजिक संरचना को समझने का उन्होंने प्रयास किया। अभी तक जो इतिहास केंद्रित था फिर राजवंशों तक, कि राजवंशों का अध्ययन किया। जैसे अभी हम लोग प्राचीन इतिहास में राजवंशों को लेकर के पढ़ते हैं ना, एक पूरा राजनीतिक रूप से जो संरचना चलता है राजनीतिक इतिहास, तो उसमें क्या होता है, फला राजा, उसके बाद फला राजा, फिर इसके ये विजय चित्र। तो इतिहास अब इससे थोड़ा आगे निकल गया, अब राजवंशों से आगे निकला और सामान्य जनजीवन पर उसने फोकस किया। कि इतिहास का मतलब सिर्फ राजाओं की वंशावली पढ़ना नहीं है, इतिहास का मतलब उस काल में रह रहे जो आम प्रजा है, जो आम लोग हैं, उनके बारे में भी जानना है। तो उस दौर की सामाजिक संरचना क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, ये सब चीजें भी इतिहास का एक व्यापक स्तर पे पार्ट बनी। मार्क्सवादियों का योगदान माना जाता है, मार्क्सवादियों की वजह से, मार्क्सवादी इतिहास लेखन की वजह से, ताकि उन्होंने उस चीज पे फोकस किया। तो नंबर 1 लिखिए, पहला पॉइंट योगदान में, पहला पॉइंट लिखिए,
देखिए, अब इतिहास का अध्ययन, अब इतिहास का अध्ययन राजवंशों के अध्ययन से आगे बढ़कर, राजवंशों के अध्ययन से आगे बढ़कर आर्थिक एवं सामाजिक संरचना के अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ, सामाजिक संरचना के अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ, अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ। अभी तक इतिहास का जो अध्ययन चल रहा था ये वर्णनात्मक चल रहा था, सिर्फ वर्णन किया जा रहा था, है ना, ये हुए, ये जीते, ये जीते। मार्क्सवादियों ने इतिहास को वर्णनात्मक से विश्लेषणात्मक बना दिया कि अब विश्लेषण करिए क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से चेंजेस हुए। तो नंबर 2 लिखिए, इतिहास उन्मुख, लिखिए इतिहास का अध्ययन वर्णनात्मक से विश्लेषणात्मक हो गया। इतिहास का अध्ययन वर्णनात्मक से विश्लेषणात्मक हो गया, विश्लेषणात्मक बन गया। ये मार्क्सवादी इतिहासकारों की देन मानी जाती है। अब इसी वर्णन हम लोग करते थे, फला राजा है, इन्होंने ये जीता, ये काम किया, ये काम किया, कोई विश्लेषण नहीं हो रहा था, सही किया, गलत किया, क्यों किया, ये सारी चीजें नहीं थी। विश्लेषण का मतलब हो गया कि अब उनका हम ऑपरेशन करेंगे, अगर कोई काम हुआ तो हम देखेंगे, विश्लेषण तो करेंगे कि एक्चुअल में क्यों किया गया, उसके पीछे क्या कारण थे, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था, है ना, जो आर्थिक स्थिति रही समाज की उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो हम मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक जब राजधानी चेंजेस करता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सारी मार्क्सवादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें हुई। तो बाकी इतिहास वर्णन था, उन्होंने पर राजधानी चेंज कर दिया, बस यही वर्णन हो गया। 2 हो गया ना। तीसरा पॉइंट लिखिए, इन्होंने एक काम और किया और बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने कहा कि जेम्स मिल ने जो इतिहास का विभाजन किया था उस विभाजन को ये भी नकार देते हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकार तो नकारते हैं, लेकिन ये भी निकालते हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जब जेम्स मिल के विभाजन, काल विभाजन को नकारा कि नहीं, ये हिंदू मुस्लिम काल नहीं कह सकते, हम इसे प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक काल बोलेंगे, लेकिन उनका बेस मैंने बताया था सेम था, धर्म था। इन्होंने बताया बेस को ही बदल दिया, क्योंकि अब आधार धर्म नहीं रह गया, अब आधार रह गया आर्थिक स्थिति। ध्यान रखिए, मार्क्सवादी इतिहासकारों का मूल ढांचा क्या है, आधार जिसे बोलते हैं, मूल ढांचा। ये आधार क्या हो गया, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन। जब उत्पादन के साधन इनके आधार बदल गए, पहले आधार क्या था, इससे पहले मार्क्सवादी इतिहासकारों के लेखन से पहले आधार था धर्म, लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने धर्म के बजाय क्या बता दिया, आधार, उत्पादन के साधन बता दिया। जब इन्होंने आधार बदला तो जेम्स मिल के काल विभाजन को भी इन्होंने इसी आधार पर चेंज कर दिया और इन्होंने कहा कि जेम्स मिल मध्यकाल के लिए मोहम्मद गोरी के आक्रमण को मानता है। मोहम्मद गोरी की जब आक्रमण होता है मुस्लिम शासक का, तो वहां से शुरू होता है मध्यकाल। बताते हैं हम क्यों इंतजार करें मोहम्मद गोरी के आक्रमण, तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो तब शुरू हो मध्यकाल। वो बोलते हैं एक्चुअली मध्यकाल के लिए हमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि उस दौर की जो आर्थिक ढांचा रहा उस ढांचे को हमें समझना होगा कि आर्थिक क्या चीजें हुई कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। और वो बताते हैं कि उस दौर में जो सामंतवादी स्थिति रही, सामंत प्रथा चालू होती है, सामंतवाद सामने आता है, और इसी सामंतवाद के उद्भव ने विदेशी आक्रमणों को प्रेरित किया। इसलिए मध्यकाल के आगमन के लिए हमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सामंतवाद को देखना चाहिए। कब से सामंतवाद शुरू होता है, और सामंतवाद की शुरू होती ही मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। ये बातें मार्क्सवादी लेखकों ने कहा, यानी इन्होंने काल विभाजन का जो बेस रहा, धर्म मुस्लिम आक्रमण होता है तो मध्यकाल भी बोलते हैं, नहीं, आर्थिक ढांचा देखेंगे। और हम देख रहे हैं कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बाद आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से भारत में बदल रहा है। सामंतवाद का उद्भव हो रहा है, बड़े स्तर पर सामंतवाद बढ़ रहे हैं, और सामंतवाद के उद्भव ने कहीं न कहीं प्रेरित किया विदेशी आक्रमणों को। इसलिए मध्यकाल के लिए हमें मोहम्मद गोरी का आक्रमण नहीं, बल्कि सामंतवाद के उद्भव को आधार बनाना चाहिए, बेस बनाना चाहिए। ये बात कही मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, ध्यान रखें। और इन्हीं मार्क्सवादी इतिहासकारों का ये देन रहा कि आज जो हम लोग पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल,
700 ईस्वी से लेकर के 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक, ये इन्हीं का देन है जो एक अलग खंड के रूप में उसे लाया गया कि इसका अध्ययन अलग तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यही वो दौर था जब सामंतवाद चरम पे था, छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, विदेशी आक्रमण को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला कि इस समय आक्रमण करेंगे तो हम आसानी से अपनी सत्ता को स्थापित कर पाएंगे। तो ये मार्क्सवादी इतिहासकारों के देन है कि आज हम लोग जब पूर्व मध्यकाल की बातें करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए, इन्होंने जेम्स मिल के काल विभाजन को चुनौती देते हुए यह स्थापित किया कि मध्यकाल के आगमन के लिए हमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण का इंतजार नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। कि हम मध्यकाल के लिए मोहम्मद गोरी के आक्रमण का वेट नहीं करेंगे, गोरी का आक्रमण होगा तो भारत में मध्यकाल शुरू होगा, बल्कि हम उन आर्थिक ढांचे को समझने का प्रयास करेंगे जिसने इन आक्रमणों को प्रेरित किया, जिसके वजह से मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, और वह चीज था सामंतवाद। इसीलिए मार्क्सवादी इतिहासकार बोलते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत भारत में तभी हो जाती है जब भारत में सामंतवाद की शुरुआत होती है। तो सामंतवाद की शुरुआत से ही भारत में मध्यकाल का आगमन, इनका मानना है मार्क्सवादी इतिहासकारों का। क्लियर है? इसी में एक पैराग्राफ और लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इनके अनुसार मध्यकाल के आगमन के लिए हमें आर्थिक सामाजिक ढांचे की उन कमजोरियों का अध्ययन करना चाहिए जिस कारण से मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल हुआ। मार्क्सवादी बोलते हैं कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो गया तो हम मान लेंगे यहां से मध्यकाल शुरू हो गया। तो भैया ये मध्यकाल की शुरुआत नहीं है, बल्कि मध्यकाल की शुरुआत हमें उन कमजोरियों में ढूंढी है, सामाजिक आर्थिक ढांचे की, जिस वजह से मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल होता है। और ये बताते भी हैं कि वो कमजोरियां थी, भारत में उद्भव हुआ सामंतवाद, जिस कारण से मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल होता है। तो ये बोलते हैं भारत में मध्यकाल की शुरुआत मोहम्मद गोरी के आक्रमण से नहीं, बल्कि भारत में सामंतवाद के उदय से ही शुरू हो जाता है। तो यहीं पे लिख लीजिए, सफल हुआ और वह कारण था सामंतवाद का उद्भव। ठीक। अतः पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अतः इन विद्वानों के अनुसार भारत में मध्यकाल का आरंभ सामंतवाद के उद्भव के साथ ही माना जाना चाहिए। क्लियर है? इसी में ब्रैकेट में लिख लीजिए कि भारत में जो हम लोग बातें करते हैं पूर्व मध्यकाल, है ना, पूर्व मध्यकाल एक अलग खंड के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, आपको पता है। और यह पूर्व मध्यकाल माना जाता है 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, जिसे हम लोग सामान्यतः राजपूत काल भी बोल देते हैं। राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं, इसको मैंने पढ़ा दिया है। तो एक अलग
तौर पे इसका अध्ययन किया जाता है, राजपूत काल का, पूर्व मध्यकाल के नाम पे। तो ये जो अलग खंड निश्चित किया गया अध्ययन करना, ये मार्क्सवादी इतिहासकारों के प्रभाव की वजह से ही इसे अलग कर दिया गया। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए, 2 नंबर हो गया ना। तीसरा देखिए, इससे पहले के जो इतिहास दृष्टिकोण रहे, चाहे वो प्राच्यवादी हो, उपयोगितावादी या राष्ट्रवादी, उन्होंने संस्कृत ग्रंथों पर बेसिकली ज्यादा फोकस किया। लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने संस्कृत के साथ साथ जो जन सामान्य की भाषा थी उस पर खूब फोकस कर दिया। पाली और प्राकृतिक भाषा से जुड़े हुए जो साहित्य रहे उसको भी उन्होंने खूब छानबीन किया, खूब अध्ययन किया। इससे क्या होता है कि इतिहास जानने के जो स्रोत है उसका विस्तार हो जाता है। अभी तक संस्कृत ग्रंथ था, अब इन्होंने पाली और प्राकृतिक ग्रंथों को भी शामिल कर लिया। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए कि इन्होंने संस्कृत ग्रंथों के समानांतर पाली और प्राकृत ग्रंथों को भी महत्व दिया, जिससे इतिहास के अध्ययन के स्रोत का आधार क्या हो गया? व्यापक हो गया। इससे पहले के जो इतिहासकार रहे बेसिकली संस्कृत ग्रंथों पे ज्यादा फोकस है, संस्कृत जो ग्रंथ रहे उनको इतिहास के साक्ष्य के रूप में खूब इस्तेमाल करते थे। जो जन सामान्य की भाषा थी उसमें लिखे गए ग्रंथों को नजरअंदाज करते थे, लेकिन मार्क्सवादी लेखकों ने उनको नजरअंदाज नहीं किया। एक योगदान इनका माना जाता है कि अभी तक अभिजात वर्ग पे ज्यादा फोकस किया जाता, राजवंश, इन्होंने जन सामान्य को भी फोकस कर दिया। तो यहीं पे लिख लीजिए कि चौथा नंबर, इन्होंने अभिजात वर्ग के समानांतर जन सामान्य के जीवन के अध्ययन पर भी बल दिया। एक बड़ा योगदान ये भी माना जाता है। अभी तक था राजा महाराजा, उसके मंत्री, उसके पदाधिकारियों का जीवन कैसा था उस पर फोकस किया जाता था। इन्होंने बोला कि नहीं, जो आम जनता है उसका जीवन कैसा था, प्रजा कष्टमय थी या राजा से खुश थी, ये सारी चीजें भी आज भी पढ़ा जाता है। तो ये मार्क्सवादी इतिहासकारों का दिन है। 4 हो गया ना। 5वां पॉइंट लिखिए, 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए, 1 पॉइंट और लिखिए। 5वां लिखिए, एक इनका ये माना जाता है कि इन्होंने जो अध्ययन का स्रोत है, जैसे मान लीजिए कि किसी काल विशेष में जो ग्रंथ लिखा गया है उस स्रोत का इन्होंने विश्लेषण करना प्रारंभ किया कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है तो ग्रंथ का जो लेखक है, लिखने वाला, उस लेखक का उस समय के जो शासक रहा या राजा रहा होगा उससे क्या संबंध था इसका। क्या ये राजा के बहुत करीबी था ये? अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि राजा की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा करके लिखेगा। राजा से बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे तो ये हो सकता है कि राजा की उपलब्धियों को बहुत गिरा करके लिखे। और दोनों ही स्थितियों में हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में राजा कैसा था। तो इस बात का भी विश्लेषण मार्क्सवादी इतिहासकारों ने शुरू किया कि लेखक का शासक से क्या संबंध रहा, यह भी विश्लेषित किया जाने लगा मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा, जिससे इतिहास में कहते हैं ना कि जो है कि ऑब्जेक्टिविटी आती है, वहां पे निष्पक्षता आता है इतिहास में, कि एक निष्पक्ष इतिहास की तरफ हम बढ़ पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि उस काल के जो चीजें जो स्रोत के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको निष्पक्षता के साथ देखें, जांचें, तभी एक निष्कर्ष पे पहुंचे। और ये शुरुआत मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारत में किया। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए कि इन्होंने अध्ययन स्रोत का आलोचनात्मक परीक्षण किया। परीक्षण करना प्रारंभ किया, ऐसे कर लीजिए, परीक्षण करना प्रारंभ किया जिससे इतिहास में
निष्पक्षता को बल मिला। बल मिला जैसे यहां पे लिख लीजिए, जैसे किसी लेखक की रचना, किसी लेखक की रचना के अध्ययन से पूर्व यह जानने का प्रयास हुआ कि लेखक का शासक से क्या संबंध था, शासक से क्या संबंध था। जब यह जानेंगे तभी आप पूर्वाग्रहों से बच पाएंगे। हालांकि इतिहास लेखन में कहा जाता है कि व्यक्ति अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना इतिहास लेखन नहीं कर पाता। अगर आप कोई किसी विचार से आप अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं, अगर आप इतिहास लिखना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आएंगी, लेकिन कोशिश किया जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, है ना, जो निष्पक्षता है उसे बना करके रखा जाए और एक विश्लेषण परक जो चीजों को लिखा जाए। और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया। तो ये तो हो गया मार्क्सवादी इतिहासकारों का योगदान। उम्मीद है अब बेहतर तरीके से समझ पाए। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं भी, 1 2 3 लिमिटेशंस हैं इनकी, लिख लीजिए। तो इनकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, सीमाएं की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 लिखिए, इन्होंने आर्थिक विभाजन या उत्पादन के साधन को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। तो लिखिए, इन्होंने आर्थिक विभाजन को विशेष महत्व दिया, जबकि नस्ली, सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन को नजरअंदाज किया। पहला पॉइंट, इन्होंने आर्थिक विभाजन को ही बेस बना दिया, अमीर गरीब बहुत सारी चीजें इन्होंने लिया। धार्मिक रूप से क्या विभाजन था, नस्ली रूप से क्या, इस पे इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया, इसको कहीं ना कहीं इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। तो एक लिमिटेशन ये मानी जाती है। दूसरी मानी जाती है कि इन्होंने एक लिमिटेशन ये होता है कि इन्होंने साहित्यिक स्रोतों को विशेष महत्व दिया, साहित्यिक स्रोतों को ही विशेष महत्व दिया, स्रोतों को ही विशेष महत्व दिया, पुरातात्विक स्रोतों को कम, पुरातात्विक स्रोतों को कम महत्व दिया इन्होंने। अच्छा, इसके भी रीजंस थे कि साहित्यिक स्रोतों को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया, पुरातात्विक स्रोतों कम। तो एक्चुअली देखिए, साहित्यिक स्रोतों में हम जो वर्ग संघर्ष, जो मार्क्स का मूल है, ऊपरी ढांचा निचले ढांचे में क्या संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को साहित्यिक स्रोतों से ज्यादा पुष्ट किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों से समझ में आएगा नहीं कि एक्चुअल में वर्ग संघर्ष चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी वजह से इन्होंने पुरातात्विक स्रोतों को कम महत्व दिया और साहित्यिक स्रोतों पर विशेषतः ज्यादा इन्होंने फोकस कर लिया। ठीक, ये हो गए 2 लिमिटेशंस हो गए मार्क्सवादी दृष्टिकोण को। उम्मीद है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इनका क्या योगदान है, विशेषतः इनके लेखन शैली का दृष्टिकोण क्या है, आर्थिक ढांचा, मूल ढांचा, ऊपरी ढांचा, निचली ढांचा, इनका योगदान मैंने बता दिया। 4-5 बिंदु में क्या योगदान है। तो ये हो गया मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण से भी हम लोग देखेंगे, आप पकड़ पाएंगे, जहां जहां जो दृष्टिकोण अपनाया जाएगा समझ पाएंगे कि ये दृष्टिकोण यहाँ पे चल रहा है। जब हम सामाजिक आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे किसी भी कालखंड का, तो वहां पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण ऑटोमेटिक आ जाता है। क्या था सामाजिक स्थिति आम लोगों की, बाकी लोग। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने जो दिया, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक संशोधनवादी दृष्टिकोण है। बेसिकली यह दृष्टिकोण था जो मार्क्स के दृष्टिकोण में, या मार्क्सवादी दृष्टिकोण में, मार्क्सवादी इतिहासकारों के दृष्टिकोण में कुछ बदलाव करना चाहता था, कुछ परिवर्तन करना चाहता था। इसी वजह से इन्हें संशोधनवादी दृष्टिकोण कहा गया। 4-5 बिंदुओं में हम लोग उन बदलावों को समझते हैं। तो लिख लीजिए, संशोधनवादी दृष्टिकोण, संशोधनवादी दृष्टिकोण। लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। हाल के वर्षों में या दशकों में कर लीजिए, वर्षों में है, हाल के दशकों में
हाल के दशकों में विद्वानों और तत्वविदों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ है जिसने मार्क्सवादी लेखकों के कई मान्यताओं को बदलने का प्रयास किया है। कई मान्यताओं को बदलने का प्रयास किया है। इसे ही संशोधनवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। संशोधनवादी दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसे निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। पहली चीज देखें, नंबर वन देखिए, समझिए। ये कुछ संशोधन करना चाहते हैं संशोधनवादी मार्क्स के विचारों में। ये बोलते हैं कि इतिहास के अध्ययन के क्रम में मार्क्सवादियों ने आर्थिक ढांचा और मूल ढांचा को तो महत्वपूर्ण स्थान दे दिया, लेकिन इन्होंने लैंगिक विभाजन को शामिल नहीं किया। ये संशोधन करते हैं कि इतिहास के अध्ययन के क्रम में लैंगिक विभाजन को भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी लिंग के आधार पर जो विभाजन हुआ है, स्त्री पुरुष, इनका क्या महत्व था या किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्या स्थिति थी, इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। आजकल हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो इस चीज को भी शामिल किया जाता है। स्त्रियों की दशा, पुरुषों की दशा, किस मामले में, जैसे वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहां पे स्त्रियों की कितनी आजादी थी, है ना, पुरुषों के मुकाबले कितनी सशक्त थी, ये सारी चीजें शामिल की गई। ये संशोधनवादी इतिहासकारों की देन मानी जाती है। उस दृष्टिकोण से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो पहला ये क्या संशोधन करना चाहते हैं कि ये बोलते हैं कि लैंगिक विभाजन इतिहास के अध्ययन के क्रम में, इसे लिख लीजिए पूरा, इतिहास के अध्ययन के क्रम में लैंगिक विभाजन जैसे कारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए, बोलते हैं कि इतिहास के अध्ययन के क्रम में लैंगिक विभाजन को शामिल किया जाना। दूसरी चीज बोलते हैं कि ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें भी इतिहास के अध्ययन क्रम शामिल चाहिए, जैसे अछूत हो गया, है ना, जो निम्न अछूत वर्ग है, जनजाति है, ऐसे लोगों को भी शामिल किया चाहिए। आज हम लोग ऐसे लोगों को भी शामिल करते हैं इतिहास के अध्ययन क्रम में, तो इनकी देन है। इसमें बताया गया कि कमजोर वर्ग नंबर 2 रहेगा, जैसे जनजाति, श्रमिक तथा अछूतों की दशा को भी इतिहास के अध्ययन के क्रम में शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज हो गया। तीसरी चीज ये बताते हैं कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो जब परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं तो गंगा घाटी को भी आधार बनाते हैं भारत में, कि जो मध्य गंगा घाटी रही उसने किस प्रकार से सभ्यता को जन्म दिया, चेंजेस किया। तो ये किसको बनाते हैं? गंगा घाटी को आधार बनाते हैं। तो बोलते हैं गंगा घाटी के साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक प्रकार से यह आरोपण होता है मार्क्स के ऊपर कि गंगा घाटी को तो आपने चेंजेस के रूप में देखा कि गंगा घाटी में कैसे कैसे बनता है, लेकिन जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में जो अलग अलग एनवायरनमेंट, जलवायु की दशाएं थी, रहन सहन के लैंड्स को वगैरह को लेकर के, तो उसको भी शामिल करना चाहिए। क्षेत्रीय विभिन्नताओं को भी मजबूती के साथ शामिल करके देखना चाहिए कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है इतिहास के चेंजेस में। क्लियर है? 3 पॉइंट। अगला लिखें, देखिए चौथा ये बोलते हैं कि जो द्वितीय नगरीकरण हुआ, मार्क्सवादी बोलते हैं कि द्वितीय नगरीकरण वैदिक काल के बाद द्वितीय नगरीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं कि लौह उपकरणों की रही महत्वपूर्ण भूमिका। लौह उपकरणों को बताया, लौह उपकरण को ही माना। किसका मानना है? संशोधनवादियों का। कि जो मार्क्सवादी हैं वो बताते हैं कि द्वितीय नगरीकरण में
लौह उपकरणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही या उन्होंने माना, लेकिन अन्य कारकों को इन्हें नजरअंदाज कर दिया। लौह उपकरण के अलावा जो बाकी कारक रहे उसको इन्होंने कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया, जैसे कि नगरीकरण को लेकर के जनसंख्या का घनत्व और व्यापार, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इन्होंने सेकेंडरी रखा। प्राइमरी तौर पर इन्होंने क्या मान लिया कि लौह उपकरण ही सबसे महत्वपूर्ण कारक था जो द्वितीय नगरीकरण को लेकर के आया। तो माना जबकि अन्य कारकों को नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। अगला पॉइंट लिखिए, 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। अगला पॉइंट कौन सा होगा? 5वां। देखिए यहां पे 2 इतिहासकारों के 2 अलग अलग विचार हैं। आर.एस. शर्मा मार्क्सवादी विचार हैं जो गुप्तोत्तर काल को बेसिकली आर्थिक पतन के काल के रूप में देखते हैं कि यहाँ पे आर्थिक रूप से चीजें नगरीकरण, नगर वगैरह, सारी व्यापार वगैरह कम होते जा रहे हैं। तो आर्थिक अवनति के काल के रूप में आर.एस. शर्मा देखते हैं किसको? गुप्तोत्तर काल को। वहीं संशोधनवादी बी.डी. चट्टोपाध्याय ने गुप्तोत्तर काल को बोला यह आर्थिक अवनति का काल नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति का काल है, क्योंकि इस दौर में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। तो दोनों लोगों का नजरिया यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे लिख लीजिए कि आर.एस. शर्मा और उनके सहयोगी, आर.एस. शर्मा और उनके सहयोगी गुप्तोत्तर काल को आर्थिक अवनति के काल के रूप में देखते हैं, जबकि बी.डी. चट्टोपाध्याय इसे आर्थिक प्रगति के काल के रूप में देखते हैं, आर्थिक प्रगति के काल के रूप में देखते हैं। देखिए दोनों लोगों का नजरिया क्या है? अलग हो जा रहा है। देखिए आर.एस. शर्मा का क्या मत था यहाँ पे? आर.एस. शर्मा का मत था कि वाणिज्य इस काल में, गुप्तोत्तर काल में, व्यापार और नगरीकरण का पतन हो गया था। नगरीकरण का पतन हो गया था, इस वजह से ये आर्थिक अवनति का काल मानते हैं आर.एस. शर्मा। वहीं जो बी.डी. चट्टोपाध्याय थे, ये बोलते हैं कि इस काल में क्या होता है कि नए क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होता है, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होता है और इसी के कारण बताते हैं कि राज्य का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण संभव हो पाया इसके बाद। और इसी वजह से बी.डी. चट्टोपाध्याय मानते हैं कि यह आर्थिक अवनति का नहीं बल्कि यह आर्थिक प्रगति का काल है। तो दोनों लोगों के नजरिया अलग है। तो बेसिकली संशोधनवादी का मतलब मार्क्स के विचारों में संशोधन करना चाहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कहां पे ये संशोधन कर रहे हैं, यही है संशोधनवादी दृष्टिकोण। तो ये हम लोगों का जो पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास का यूनिट 1 वो एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा प्राचीन इतिहास का जो अध्ययन करना है हमें, किस रूप में उसका अध्ययन किया जाएगा। 2 खंडों में बात करके हम लोग देखेंगे, एक वैदिक काल से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक पूरा एक खंड होगा, एक खंड होगा पूरा जो पाषाण काल वाला है वो पूरा खंड होगा जो है कि हड़प्पा सभ्यता तक। इन दोनों के अध्ययन का अप्रोच क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। फिर यूनिट 2 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यूनिट 1 इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग कंप्लीटली, बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। देखेंगे नोट्स तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें बुक्स वगैरह में आप खोजते रह जाएंगे, मिलता उलता नहीं है। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है पढ़ लीजिए, दिमाग में कठिन से कठिन चीज़ें जितनी आसानी से आपको समझा दिया जा रहा है उसे समझ लीजिए। इतिहास को लेकर के अगर हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो आप बेफिक्र होकर के जुड़ सकते हैं और इतिहास की तैयारी हर लेवल की कर सकते हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो या जीएस हो या अदर्स एग्जाम के लिए। आप यहाँ पे जुड़ करके संतुष्ट होकर के जाएंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है,
और ही जाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।